हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, UNCLOS। सो व्हाट इज दिस UNCLOS इज ऑल अबाउट? जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, this is something related to sea. Okay, so formerly it is known as United Nation Convention on the Law of Sea. अभी इसको लॉ ऑफ द सी ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है. ओके, सो इट वाज अडॉप्टेड इन 1982. और वाई इट इज अडॉप्टेड, क्यों ये अडॉप्ट किया गया था? टू स्टैब्लिश द यूरिडिक्शनल लिमिट ओवर द ओशन एरियाज. तो एक यूरिडिक्शनल लिमिट सेट करने के लिए ओशन एरियाज में. मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर हम बात करें कि इट इज़ अ काइंड ऑफ रूल बुक काइंड ऑफ थिंग, कि वर्ल्ड ओशियंस जो है उनके लिए एक रूल बुक बनाई गई है, एंड दैट रूल बुक इज़ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी. तो उसमें कुछ लॉ लिखे गए हैं, कुछ रूल्स लिखे गए हैं, जो कि वो जो सारी गाइडलाइंस है वो कुछ इस तरीके की है कि किस तरीके से सभी कंट्रीज़ को यूज़ करना है रिसोर्सेज को, सी के या ओशन के, और किस तरीके से सी को या ओशन को प्रोटेक्ट करना है. सो दिस इज़ व्हाट UNCLOS इज़ ऑल अबाउट. जैसे अगर हम बात करें किसी भी ओशन की, सी की, तो वो इतने छोटे नहीं होते कि वो किसी एक कंट्री के अंदर आ जाए, क्योंकि वो रिवर नहीं है, वो लेक नहीं है, वो पॉन्ड नहीं है, वो समुद्र है, वो ओशन है, वो सी है. तो जो सी है या ओशन है, दे डज नॉट बिलोंग टू जस्ट वन कंट्री. सो सो देयर इज अ नीड टू बी फेयर रूल फॉर यूजिंग इट, है ना? क्योंकि वो एक कंट्री में नहीं आते हैं. अब एक कंट्री में नहीं आते हैं तो अलग अलग कंट्री में वो एक तरीके से अलग अलग कंट्री का पार्ट हो जाते हैं. तो एक रूल बुक होनी चाहिए ताकि उनका इक्विटेबल शेयरिंग के साथ साथ फेयर यूज़ हो. ऐसा ना हो कि एक कंट्री तो उसमें वेस्ट डंप कर रहा है और दूसरा कंट्री उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो भी बायोस्फेयर का एक पार्ट है, और उसमें भी बहुत सारे जो फ्लोरा है, फोना है, वो एग्जिस्ट करती है और सस्टेन करती है. सो वो किसी एक कंट्री की जिम्मेदारी नहीं है. तो इसलिए रूल बुक एक गाइडलाइन के तरीके से UNCLOS काम करता है. सो UNCLOS क्या करता है कि बिकॉज ये डिफरेंट रूल सेट करता है, बिकॉज देर आर लाइक ship movement, there are deep sea mining, there are fishing rights, and there are different activities which are going in sea. different countries के द्वारा अलग अलग एक्टिविटी सी में हो रही होती है. या तो वो रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं सी से, डीप सी माइनिंग के थ्रू, या तो वो शिप मूवमेंट कर रहे होते हैं जो कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए यूज़ होता है. तो वहाँ पे भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा सी में, है ना? और फिशिंग के लिए सी का यूज़ होता है. सो कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो कि एक्टिव फिशिंग ग्राउंड होते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है फिशेज़ का या वहाँ के रिसोर्सेज का. तो इन सभी चीज़ों को टैकल डाउन करने के लिए, इन सभी चीज़ों को एक तरीके से इन सभी चीज़ों से कि किस तरीके से इनको, हमें सी के रिसोर्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, तो मरीन लाइफ को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, किस तरीके से शिप मूवमेंट को रेगुलेट करना है, फिशिंग राइट्स किस तरीके से सेटअप करने हैं, ताकि हम अपने जो सी है उसके रिसोर्सेज को बचा सकें. So this convention help to prevent conflict basically that are held on the sea. तो जैसे आपने सुना होगा कि नदियों के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. अगर एक नदी है, वो एक स्टेट से होकर दूसरे स्टेट में गुजर रही है, तो होता क्या है कि वहाँ पे जैसे नर्मदा पे बांध बनाने को लेके, नर्मदा रिवर पे जब डैम क्रिएट हुआ तो इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्योंकि वो दो स्टेट, तीन स्टेट के बीच से होकर गुजरती है, तो इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके से हो जाते हैं. तो सेम चीज़ जो है सी के साथ भी होती है, क्योंकि सी भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में लाई करता है. तो वहाँ पे इंटर कंट्री कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी बनाया गया, ताकि ओशन के जो रिसोर्सेज हैं, एंड जस्ट टू एंश्योर दैट कंट्री डोंट एक्सप्लॉइट द सी, country don't exploit the sea resources, and sea can be used like फेयरली, उनको फेयरली यूज़ किया जा सके और उसके ऊपर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो. क्योंकि इंटर स्टेट जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे बड़े कहीं ना कहीं इंटर कंट्री कॉन्फ्लिक्ट होंगे, और उनको मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल वाला काम होगा. ठीक है? सो इसीलिए एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं. जैसे मान लीजिए बहुत सारी कंट्रीज, चाइना है, फिलीपीन है, वियतनाम है, मलेशिया है. सो जो साउथ चाइना सी है, दे लाइक दे ऑल कंट्री क्लेम कि दैट इज़ द पार्ट ऑफ देयर कंट्री, दैट इज़ द पार्ट ऑफ देयर कंट्री. सो
क्यों वो क्लेम करते हैं ऐसे? क्योंकि जो साउथ चाइना सी है उसका एक हिस्सा दैट इज वेरी रिच इन फिशेस, तो वो एक एक्टिव फिशिंग ग्राउंड है। सो सारे कंट्रीज क्लेम करते हैं कि वो उनका हिस्सा है, वो उनका हिस्सा है। क्यों? क्योंकि वहां से वो फिशिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रोंग करना चाहते हैं। बट उसमें वो ये नहीं सोच रहे हैं कि वो जब उस जो जो एक तरीके से सी है, जो उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे, ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं वहां पे सिर्फ बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं होगा, हमारे सी के रिसोर्सेज का भी लॉस होगा। वहां से ऑयल को वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, गैसेस के रिजर्व्स हैं वहाँ पे, गैसेस का ओवर एक्सप्लोइटेशन करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री वहाँ से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, ओवर एक्सप्लोइटेशन उसका होता है, अपनी इकोनॉमी को वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ओवरऑल वो सी को क्या कर देते हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर देते हैं। सो इस चीज़ को टैकल डाउन करने के लिए अकॉर्डिंग टू द UNCLOS ईच कंट्री हैज़ द राइट टू यूज रिसोर्सेज अप टू 200 नॉटिकल माइल। तो UNCLOS ने एक लॉ क्रिएट किया। क्या लॉ था वो? कि हर कंट्री को सी के रिसोर्सेज यूज करने का राइट है, हर कंट्री सी के रिसोर्सेज को यूज करेगा, बट एक सर्टेन लिमिट तक। तो उन्होंने लिमिट सेट कर दी। बिकॉज पहले क्या था, हर कंट्री ये बोल रहा था कि ये हिस्सा हमारा है, ये हिस्सा हमारा है, जस्ट लाइक दैट कि कश्मीर किसका है ना। तो जब कोई एरिया बहुत सुंदर होता है, जब वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, तो हर कंट्री उसको क्लेम करना चाहता है। तो सिमिलरली दैट गोज विद दोज कंट्रीज, चाइना, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपीन। तो वो भी इस तरीके से, एक तरीके से बोल रहे थे कि ये जो एक्टिव फिशिंग ग्राउंड है, ये हिस्सा हमारा है, ये जो ऑयल रिजर्व वाला हिस्सा है, ये हिस्सा हमारा है। बट UNCLOS ने क्या किया, उन्होंने राइट टू यूज द रिसोर्सेज तो दिया, बट एक सर्टेन लिमिट तक, कि आप जो है रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो, बट अप टू 200 नॉटिकल माइल। ये नॉटिकल माइल जो है एक डिस्टेंस है जिसमें हम जिस सी की डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं। बिकॉज हम किलोमीटर मीटर में अगर मेजर करेंगे तो मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज किलोमीटर मीटर के अकॉर्डिंग सी बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए नॉटिकल माइल में उसको मेजर किया गया है। सो दैट 200 नॉटिकल माइल इज दैट डिस्टेंस। सो द कन्वेंशन डिफाइंड डिस्टेंस 12 nautical mile from the baseline as territorial sea limit, and the distance of 200 nautical mile distance is the exclusive economic zone limit। तो एक लिमिट सेट कर दी है कि यस, आप रिसोर्सेज को यूज करिए, बट अप टू 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम इट्स कोस्ट, जहाँ पे आपका किनारा है, जहाँ पे उस कंट्री की जहाँ पे वो कंट्री सेट है, जहाँ पे वो कंट्री है उस सी के किनारे पे, वहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक, अप टू दैट माइल यू कैन यूज द रिसोर्सेज। बस इसके आगे वो दूसरी कंट्री के रिसोर्सेज हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ UNCLOS ने एक रूल बुक या एक गाइडलाइन के थ्रू ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो इंटर कंट्री कॉन्फ्लिक्ट है, इसको टैकल डाउन किया, इसको रोका। सो यस, दिस इज इट। एंड it provide for technology and wealth transfer from developed to underdeveloped countries, and require parties to implement regulation and laws to control marine pollution। इसके अलावा होता क्या है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो वो वेस्ट भी कहीं ना कहीं ज़्यादा रिलीज़ करते हैं। तो वो अल्टीमेटली इसको क्या करते हैं, सी में डंप करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब वो सी में चला जाएगा तो कहीं ना कहीं उनकी आंखों से दूर हो जाएगा, एंड दे डिडंट केयर कि वो कहाँ जा रहे हैं। अब क्योंकि सी एक कंट्री के अंडर नहीं आता है, या फिर एक ओशन एक कंट्री के अंडर नहीं आता है, तो वो जो पोल्यूशन है वो दूसरे कंट्री को भी क्या करता है, प्रभावित करता है, उसको अफेक्ट करता है। सो टू कंट्रोल दैट मरीन पोल्यूशन, सी से रिगार्डिंग जो पोल्यूशन होता है, ओशन से रिगार्डिंग, ओशन में जो वेस्ट डंप किया जाता है, सी में जो वेस्ट डंप किया जाता है, उस पोल्यूशन को मरीन पोल्यूशन बोला जाता है। सो टू कंट्रोल दैट मरीन पोल्यूशन, उसके रिगार्डिंग भी UNCLOS गाइडलाइन या रूल सेट करता है। सो इंडिया बिकम अ सिग्नेटरी टू UNCLOS इन 1982। सो जैसे कि मैंने बताया कि इसको अडोप्ट किया गया था 1982 में, और तभी इंडिया इसका सिग्नेटरी हो गया था। सो इंडिया साइन दिस इन 1982, एंड यस, सो UNCLOS हेल्प टू डिफाइन हु ओन एंड व्हाट इन द ओशन। सो बेसिकली इसका ओवरऑल अगर मैं जिस्ट दूँ, या इसको ओवरऑल अगर मैं एक समराइज फॉर्म में बताऊँ, तो UNCLOS ये डिफाइन करता है कि कौन सी को ऑन करेगा, कौन इसके रिसोर्सेज को यूज़ करेगा, कहाँ तक यूज़ करेगा, और व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ दैट, और किस तरीके से मरीन पोल्यूशन को कम्बैट करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो, दैट इज़ रिगार्डिंग
preventing conflict over the sea resources, and how to jurisdictionally use the sea resources, use the ocean resources, and how to stop the over exploitation of the marine resources, or how to combat, how to control the marine pollution. So this is what UNCLOS is all about. And if you have any query regarding this thing, you can comment me in the comment section. I will be more than happy to cater your query. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, and learning should never be stopped, because learning is the only thing that keeps you going. And thank you for listening me so patiently. Bye bye.